शीतल जी, आपसे इसी बात पे चर्चा की शुरुआत कर आप ही से कर रहे हैं। दो तीन चीजें इसलिए मैं इन सबको कर रहा हूं कि ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं, ये कोई समस्या, मूल समस्या नहीं है। अ, चीजें रोज दिन प्रतिदिन मुश्किल होती जा रही है, और ये हम सब लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, बल्कि उस मध्यम वर्गीय परिवार में भी जहां पे इसकी दिक्कत नहीं कि कल खाना कैसे बनेगा और चूल्हा कैसे जलेगा, लेकिन फिर भी हम सब लोगों के घर में जो इसकी जिसके पास जिम्मेदारी है घर चलाने की, उसके यहाँ से रोज इस तरह की शिकायत कह लीजिए या इस तरह की एक कंसर्न कह लीजिए कि महंगाई बढ़ रही है। चाहे वो दूध हो, चाहे वो तेल हो, चाहे जो घर की रोजमर्रा की चीजें, चाहे वो मसाले हो, चाहे दाल हो, चाहे कुछ जो महंगाई बढ़ रही, सब्जी हो, ये सब महंगाई बढ़ रही है। मैं इस बात को आज इसलिए कर रहा हूं कि ये एक अच्छा बेरोजगार, अब वो एक अलग इशू है, उस पर बाद में बात करेंगे सेकंड राउंड में। तो बेरोजगारों को जिस तरह से पीटा जा रहा है, जिस तरह से कोई संवेदनशीलता नहीं है। बात ये हो रहा है कि कल किसी ने इसको मजाक में कहा था, लेकिन वो सीरियस बात है कि अब चुनौती ये है और वाहवाही ये है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे थे, टारगेट यह है कि हम लोग कितनी जल्दी 100 करोड़ लोगों को राशन देने लगेंगे। ऐसे हालात में शीतल जी, जरा देश कहां खड़ा है और क्या चुनौतियां हैं? एक ओवरऑल, आज कोई बहुत विशेष स्पेसिफिक इशू नहीं है, लेकिन जरा अपनी ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश है शीतल। कुछ पॉइंटर्स से बात शुरू करते हैं। आपने जो एक चीज का तो उल्लेख किया ही है, आरबीआई के हिसाब से 30% लोग जिन्होंने गोल्ड लोन लिया है वो डिफॉल्ट कर गए। 30% यानी 1/3 के आसपास लोग गोल्ड लोन लेके डिफॉल्ट कर गए हैं, वो किस्त नहीं दे पा रहे। भारत पे जो विदेशी कर्ज है आरबीआई के अनुसार ही वो 711.8 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है, और पिछले एक साल में ये करीब 75 बिलियन बढ़ा है, और पिछली तिमाही में ही करीब 30 बिलियन बढ़ा है। ये भी एक रिकॉर्ड दर है। जब पिछली सरकार थी तो ये 350 पौने 400 के आसपास कहीं था, तो ये लगभग ये भी दुगने की ओर बढ़ने की ओर है, 400 के आसपास था वो। और इस विदेशी कर्ज और जीडीपी का जो रेशियो होता है, ये रेशियो भी हमारा 19.4% पे पहुंच गया है, जो जून में 18.8% था। ये भी 13-14 से बढ़ के यहां तक पहुंचा है, यानी 10 सालों में इसमें भी वृद्धि बड़ी तेजी से हुई है। 2024 में जो विदेशी निवेशक हमारे यहाँ निवेश करते रहे हैं, उनके निवेश में करीब 99% की कमी आई है। ये भयानक, सबसे भयानक आंकड़ा यही है। 99% उन्होंने जो 2023 में इन्वेस्ट किया और जो 2024 में इन्वेस्ट किया, उसमें 99% की कमी आई है। कुल 1600 करोड़ रुपए का आया है, जबकि 2023 में वो 1,71,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश था। ये बहुत भयानक सूचना है ये भी। और इसके अलावा उल्टा और हुआ है, न सिर्फ उन्होंने इन्वेस्टमेंट कम किया, उन्होंने जो पहले इन्वेस्टमेंट कर रखे थे उसमें से करीब 1,21,000 करोड़ रुपया वापस निकाल लिया है। ये संख्या भी बहुत बड़ी है, और ये मैं चार्ट आपको भेजता हूं तो उसको लगाने की कोशिश करिए। तो उसमें जो है किस तरह से ये ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है, पैसा हमारे बाजार से निकल बहुत रहा है। भारतीय रुपए की कीमत इसी सबसे गिर के करीब करीब 86 पे 86 पे पहुंचने वाली है। 85.61 लास्ट वर्किंग वीक में पहुंच गई थी $1 के अगेंस्ट। और 2024 में भारत का जो व्यापार घाटा है वो सिर्फ 1 नवंबर महीने में ही ये रिकॉर्ड हुआ है। पिछले 70-80 साल में के आजाद भारत के इतिहास में इतना बड़ा व्यापार घाटा एक महीने में कभी नहीं हुआ। ये करीब करीब 38 बिलियन डॉलर का है, 38 बिलियन डॉलर का है। और 23 में ये इसी महीने में 21 बिलियन का था। ये बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ घाटा है। तो हम भारी कर्जों में जा रहे हैं, और देशी विदेशी सब कर्जे मिला के 225 लाख करोड़ के कर्जे में है इस समय भारत सरकार। तो जो भारत सरकार की देनदारी है और भारत सरकार की जो इनकम है, वो दोनों बहुत आसपास पहुंच रही हैं। तो जो डिफॉल्ट लाइन होती है, हम उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।
ये सही है कि आबादी बड़ी होने के नाते और आबादी के लगातार विकास के नाते हमारी अर्थव्यवस्था का टोटल साइज हमेशा बढ़ रहा है, और उसकी ही पीठ ठोक के जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट है बार बार ये कहता है कि हमने साहब हम तो तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं, हम पांचवी हो गए, चौथी हो गए, ये अलग है। अब हमारे रेवेन्यू मॉडल में जो सबसे प्रमुख है वो हमारे मजदूर ला रहे हैं। दरअसल देश से भगदड़ भी मची हुई है। वो हमारे जहां भी वर्किंग इकाइयां हैं, पंजाब है, उत्तर प्रदेश, बिहार है, केरल है, यहां से जो लोग बाहर हमारे कमाने जाते हैं, अब इस देश में हमारी कमाई का सबसे प्रमुख साधन उनके द्वारा भेजा गया रेमिटेंस हो गया है। दुनिया में रेमिटेंस वापस करने में चूंकि हमारे देश के मजदूरों का नंबर बहुत बड़ा हो गया है, गल्फ कंट्रीज में सारा भरा हुआ है, अमेरिका में आप रोज सुनते हैं कि नावों में बैठ बैठ के गुजरात से लोग जा रहे हैं जो मैक्सिको से होके दीवार फांद के अमेरिका में कूद रहे हैं, हर 6 घंटे में एक भारतीय को वहां से वापस डिपोर्ट भी किया जा रहा है। ये सब आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी लाखों की तादाद में हमारे भारतीय वहां घुस गए हैं और घुसने की कोशिश में है। यूरोप में भी पूरी घुसने की कोशिश करते रहते हैं। यानी यहाँ की परिस्थितियों से भागने की हम रफ्तार दो तरह की देख रहे हैं। एक जो रोजगार की तलाश में भाग रहे हैं, अच्छे जीवन की तलाश में भाग रहे हैं। दो जो कारोबारी है लेकिन यहाँ उनके पास 50-100 करोड़ की हैसियत है, वो यहाँ कारोबार के लायक माहौल नहीं पा रहे हैं। तो चूंकि आजकल बहुत सारे देश पश्चिम में और अन्य जगहों पर 10 करोड़ 15 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे एक ग्रीन कार्ड जैसी पोजीशन दे देते हैं, नागरिकता अपने यहाँ देने की सबके यहाँ स्कीमें हैं। तो कनाडा हुआ, यूरोप हुआ, अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, इन सब में हमारे देश से जो 50-100 करोड़ की इनकम वाले लोग हैं, इनके लोगों की संख्या भी साल दर साल, वो आंकड़ा भी मेरे पास तत्काल नहीं लेकिन कई बार हम लोग उसको लिख पढ़ चुके हैं, वो भी रफ्तार बहुत तेज है। कुल मिला के जो पूरा परिदृश्य है वो बहुत ही खतरनाक, विभत्स और डरावना है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि अभी इस पूरे हफ्ते 10-15 दिनों से उड़ीसा से खबरें आ रही है। उड़ीसा में जब से डबल इंजन की सरकार बनी है तब से वहां ईसाइयों पर हमले बहुत बढ़ गए। वहां के आदिवासियों में बहुत सारे आदिवासी ईसाई हैं। अभी कल क्रिसमस से संबंधित हमलों के वीडियोस आए हैं। उसके पहले 2 औरतों को पेड़ से बांध के पीटा जा रहा था। ये उन्हीं सारंगी साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रहा था जो अपने सिर पे राहुल गांधी द्वारा कथित धक्का देकर घायल होने के नाम पर अस्पताल में पड़े हुए थे। उन पर आप जानते ही हैं कि पहले एक पादरी, ऑस्ट्रेलियन पादरी और उसके पूरे परिवार को जीप में जलाकर मार देने का जो कांड हुआ था, ग्राहम स्टेन्स वाला, उसमें भी उनका नाम आया था और वो बजरंग दल के खुद ही मुखिया हुआ करते थे। तो उन जगहों से ईसाइयों पर हमलों की खबर आ रही है। मणिपुर वाला मामला आप लोगों के सामने है ही है, और उत्तर प्रदेश में जगह जगह से, अभी मुरादाबाद में एक युवक को गौकशी के आरोप में पीट के मार दिया गया, उसकी कल मौत हो गई है, वो खबर आई है। तो जगह जगह से इस तरह की हिंसा का आना, दूसरे लव जिहाद या अन्य मामलों में जो तरह तरह की हिंसा की जाती है वो सब हो ही रही है। बुलडोजर वगैरह भी, इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, उनमें से भी कहीं कहीं शॉर्टकट निकाल के एडमिनिस्ट्रेशन उनका उपयोग कर रहा है। तो कुल मिला जुला के 2 तस्वीर हमारे सामने है। आर्थिक मोर्चे पर भारी विफलताएं और सामाजिक मोर्चे पर सांप्रदायिकता का बेशर्म इस्तेमाल। ये हम दोनों चीजों के साथ नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम किधर बढ़ रहे हैं। जी।